अ, नमस्कार साथियों। आज हम लोग वीआईक्यू जो ज्योग्राफी डिकोडर सीरीज है उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग ने क्लास रिकॉर्ड की थी उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया था। दैट वाज द रीजन बिकॉज आई वाज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, so that's why we were not able to continue this series. Now we will continue this series with focusing on the PIQs which were left. आगे से जो होगा और भी जो अभी हम लोग क्लास करते रहेंगे और जो बाकी जब क्लासेस हो जाएंगी ज्योग्राफी PIQs की उसके बाद भी हम लोग जो चीज़ें डिस्कशन करना होगा, जो और भी चीज़ें हैं आपको लगेगा उसको हम फर्दर डिस्कस 2-3 क्लासों में और एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। दैट इज़ नॉट हैविंग एनी इशू। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसको आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ आराम से हो जाएंगी और हम उसको और डिटेल्ड और जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जिस चीज़ पर आपको फोकस करना, यू कैन टेल मी, आई विल डिस्कस दैट थिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। और हम लोग जो क्वेश्चंस बच गए थे दैट विल डिस्कस। और कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप पोस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, एंड यू कैन पोस्ट them there and I'll be answering the questions which you are not able to understand, and where you are facing any kind of concept, that you are not able to understand the concept, then you will discuss the things. Let's start. uh, this question is related to climatology. ये जलवायु विज्ञान से रिलेटेड है। हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी का और जो हम लोगों ने जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे सोलर स्टॉर्म्स के बारे में, सो वी हैव डिस्कस दैट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं, पहले से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोग इन कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। ये कह रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो कहाँ होते हैं ज़्यादा? इन एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल में हमारे कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज। जो हमारे सब ट्रॉपिकल जो है वहाँ पर होते हैं, और टेम्परेट एरियाज। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे जो लैटिट्यूडनल डिवीजन किस तरह से होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, टेम्परेट रीजन होता है, पोलर रीजन, इस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग ये देखेंगे। ये हम लोगों का इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक, और जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो हम लोग जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर, वी विल सी दैट दिस इज द सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में आपने सुना होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जहाँ पर हम लोग की विंड्स यहाँ इक्वेटोरियल रीजन से उठती हैं, ये उठती हैं, और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। इसी को हम लोग हेडली सेल बोलते हैं, जो हेडली सेल का फॉर्म होता है। यहाँ पर ये होता है जो ट्रेड विंड्स जाती हैं, ठीक, यहाँ से ऊपर उठती हैं और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर बैठती हैं, और इधर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे विंड्स हैं यहाँ पर वो सबसाइड करती हैं, दे सबसाइड इन द रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, एंड दे आर राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटर 0 डिग्री, विषुवत रेखा से 0 डिग्री से दे आर राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटर, एंड दे आर सबसाइडिंग इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ, अब ऐसे करेंगे, ये नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ये साउथ हुआ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये आती हैं इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं, और ये आपस में कन्वर्ज करती हैं, यहाँ से उठती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे कि हमारा जो 25 से 30 का है, 30 से 35, 25 से 30, इधर वाले रीजन में यू विल फाइंड दैट देयर आर मोर डेजर्ट्स, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आपको थार डेजर्ट मिलेंगे। तो डेजर्ट जहां पर होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डस्ट पार्टिकल्स, इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट द डस्ट पार्टिकल्स विल बी more here in that region. So if the dust particles are more in that region, that means dust particles will be there, तो वहां पर dust particles होंगे।
The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar region. आप लोग जैसे जानते हैं 0 डिग्री में कन्वेक्शन करंट्स राइज होते हैं, यहाँ पर पानी भी ज्यादा होता है और रेन थ्रू आउट द ईयर होती है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन यूपीएससी दैट इन 0 डिग्री द कन्वेक्शन करंट्स आर राइजिंग, कन्वेक्शन करंट्स राइज होती हैं और रेन फॉल हैपेंस थ्रू आउट द ईयर, साल भर वर्षा होती रहती है और टेम्परेचर रेंज ऑलमोस्ट इज द सेम, ठीक। और 200 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है इक्वेटोरियल रीजन्स में और वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। तो इस तरह से आप उसको लिंक कर सकते हैं। रेनफॉल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्लाइमेट से, नेचुरल वेजिटेशन से। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर लिंक्ड इन दैट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब इक्वेटोरियल रीजन से बारिश होती है तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये 0 डिग्री है, मान लो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो इक्वेटोरियल रीजन में बारिश होने से पोलर रीजन में वहां पर बर्फ रहती है तो उससे वो चिपक जाते हैं, तो वहां पर रहता है, ठीक। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आंसर सही है। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। हम चाहते तो उसको ऐसे एक बार में टिक करके जा सकते थे कि इसका क्या चीज है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दैट। आवर पर्पस इज टू एनालाइज द थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली एंड टू अंडरस्टैंड इट्स एवरी न्यूआंसेस, that how this concept is linked and try to analyze the every statement which is related to that is our purpose। ऐसा पर्पज नहीं हम लोगों की सिर्फ उसको आंसर टिक लगाना, तो आप लोग भी कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझना। some tropical and temperate areas have less dry winds, यही गलत है क्योंकि यहाँ पर ड्राई विंड्स ज्यादा होती हैं। ड्राई विंड्स क्यों होंगी, क्योंकि पानी को बरसता है, क्योंकि यहाँ पर एयर सबसाइड करती होती है। जब कन्वेक्शन करंट राइज होंगी, ऊपर उठते हैं ऐसे, तो वहां पर क्या होगा, बारिश होती है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में। और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो वाला जो रीजन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन में यहाँ पर बैठती हैं, तो यहाँ पर ड्राई विंड्स ज्यादा होंगी क्योंकि सूखी रहती हैं, तो और वही और उड़ा ले जाती हैं, ट्रेड विंड्स उड़ा उड़ा के इधर उधर करती रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ 1 एंड करेक्ट। दूसरा तो गलत हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक। ये वाला गलत हो जाएगा इसमें, दूसरा जिसमें कह रहा है ये सब गलत हो जाएंगे, 2 करेक्ट। तो एक ही हमको पता चल जाएगा आंसर का क्या है, सी है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया ये सब सारी चीजें। और ह्यूमन यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा रहती है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी ज्यादा रहती है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही ज्यादा पॉपुलेशन सबसाइड करती है। यहाँ पर बहुत सारी जो आपको देखने को मिलेगी नदी रिवर्स वगैरह मिलती हैं, इससे यहाँ पर सिविलाइजेशन का भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ज्यादा ड्राई विंड्स होगी, मैंने ड्राई विंड्स का रीजन भी बताया, डायनेमिक रीजन बताया। आई हैव टोल्ड यू द डायनेमिक रीजन दैट द विंड्स आर राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन एंड दे आर सबसाइडिंग इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। वहां पर चीज होती है ड्राइनेस प्लस विंड एक्टिविटी, ठीक। और डस्ट ज्यादा क्यों होगी, वहाँ वेजिटेशन भी कम रहती है क्योंकि डेजर्ट है, तो डेजर्ट ऑब्वियस है, इट इज ऑब्वियस दैट द वेजिटेशन विल बी लेस, स्क्रब्स बुशेस ये सब सारी चीजें रहती हैं, कैक्टस। अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्म्स के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू आइसोथर्म्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना पड़ेगा। वी विल ट्राई टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आइसोथर्म। हम लोग आइसोथर्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पहले, ठीक है, इन जनवरी आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ल्ड ओवर लैंड। ये कह रहा है कि जनवरी में जो आइसोथर्म्स होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं, वो लैंड की तरफ बेंड करती हैं एंड पोल्ड वर्ल्ड ओवर ओशियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ओशियंस में ये पोलवर्ड मतलब पोल्स की ओर 90 डिग्री की ओर वो बेंड करती हैं नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, नदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा कह रहा है इन जनवरी ओशियंस आर वार्मर देन लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, विल ट्राई टू एनालाइज दिस कॉन्सेप्ट। अभी आपको स्टेटमेंट टफ लग रहा होगा, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको ये स्टेटमेंट्स आसान लगेगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज
रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कैसे काम करेगा। ये आपका ये आपका ओशियन है, ठीक है। मान लीजिए ये ओशियन आपका लाल पानी है, आपको समझना है, ठीक है। ये ओशियन है, मान लो ये लैंड है, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा हम लोगों ने इंडिया का पार्ट बनाया है। ये मान लीजिए ओशन है, 8 डिग्री 4 मिनट लगभग। लेकिन हम इसको ऐसे कोई लेना देना नहीं, हम लोग बस ऐसे बना दिए इंडिया के, ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। दिस इज रिलेटेड टू सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, जिसको हम कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड कहीं भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब बताइए मुझे, जब गर्मियों में होगा, सॉरी ठंडी की जब बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा ओशियंस में कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो सर्दियों में देखा जाए ओशियंस का टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक। एक चीज़ क्लियर हो गई कि ओशियंस का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। आप लोग देखेंगे कि सर्दियों में जो लैंड होता है वो बहुत ठंडा होता है, और जो पानी होता है तो कंपेरेटिवली वार्मर रहता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक। So the temperature of oceans is comparatively high, and the temperature of oceans is comparatively low, and the temperature of land is comparatively high. Why this is? This is because of the region of specific heat capacity. लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लैंड धीरे धीरे ठंडा होता है, सॉरी लैंड धीरे धीरे मतलब लैंड बहुत तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। उसी तरह से ओशियंस हैं, ओशियंस क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं और धीरे धीरे गर्म होते हैं। जैसे आप लोग कुछ लोग देखेंगे कि जैसे किसी को गुस्सा आ गया तो किसी को बहुत तेजी से गुस्सा आता है, ठीक है, रैंडम आया और फिर चला भी जाता है, तो ये क्या है, लैंड हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन ओशियंस का देखा जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। एकदम से धीरे धीरे ठंडे होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत तेजी से आएगा और बहुत देर में जाएगा, लंबे समय तक के रहेगा। जैसे नाराजगी है तो लंबे समय तक के लिए, कभी ये नाराजगी तो थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, ये लंबे समय तक के लिए रहेगा। अगर ये गर्म है सर्दियों में तो गर्म ही रहेगा, ये अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक, ठंडा रहेगा इस तरह से। तो मान लीजिए हम लोग एक चीज जान ली कि टेम्परेचर ओशियंस का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, लैंड का टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है। ये आपका कोल्डर रहेगा, लिखते जाते हैं ताकि समझ में आए आपको। ये आपका ये वार्मर रहेगा, ठीक है। सब तो हम लोग कंपेरेटिवली पढ़ते हैं, ठीक है। जहां पर जो टेम्परेचर है, हो सकता है दूसरे मत में उसी को हम लोग कोल्डर बोलने लगे, क्योंकि कंपेरेटिवली एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उस चीज को देखेंगे। तो हम लोगों ने एक चीज समझ ली कि ओशंस जो होंगे वो गर्म होंगे, और लैंड जो होगा वो कोल्डर होगा, ठंडा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर आपका 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक, गर्मियों सॉरी सर्दियों में, ठीक है, जनवरी के मंथ में यहाँ पर ओशंस का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो लैंड ठंडा है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा। ये सब एजम्पन्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो है वहाँ पर कम है, ठीक, मतलब ठंडा है। उसी लैटिट्यूड पे, सेम लैटिट्यूड पे, अगर इस लैटिट्यूड पे बात की जाए ये। अब ये बताइए यहाँ पर, और ऊपर हम लोग जाते हैं 5 डिग्री और ऊपर गए हम लोग, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री होगा। यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री होगा,
होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही हम लोग और ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, यहाँ पर 5 डिग्री टेम्परेचर होगा। ये लोग जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 5 डिग्री होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। ऐसे ही हम लोग और ऊपर गए तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा, यहाँ पर -5 मान लेते हैं। तो आप देखेंगे, अब हम लोग आइसोथर्म्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर देख नहीं रहा, ये 5 है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये 20 डिग्री यहाँ पर लिखा सही से, ये 20 डिग्री है। तो यहाँ पर सेम लैटिट्यूड पे ये 15 डिग्री है, यहाँ पर 15 डिग्री है सेम लैटिट्यूड पे, तो यहाँ पर 10 डिग्री है। यहाँ पर 10 डिग्री है सेम लैटिट्यूड पे, यहाँ पर 5 डिग्री है। यहाँ पर 5 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है। यहाँ पर 0 डिग्री है तो वहाँ पर -5 डिग्री है, क्योंकि वो ज़्यादा कोल्डर है। इतनी बात समझ में आ गई? इतना समझ लीजिए तो बहुत काम आसान हो गया है, ठीक है। आइसोथर्म्स है, आइसोथर्म्स क्या होती है? आइसो मतलब इक्वल, थर्म्स मतलब टेम्परेचर। तो इक्वल जो समान टेम्परेचर को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स कहते हैं। अब हम लोग आइसोथर्म्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब 15 डिग्री का टेम्परेचर है, तो 15 डिग्री का टेम्परेचर हम लोग कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, ठीक। ये 10 डिग्री हम लोगों को कहाँ मिल रहा है? 5 डिग्री कहाँ मिला? नीचे मिल रहा है। और इधर -5। ठीक है। तो सेम लैटिट्यूड पर जो ओशंस में टेम्परेचर होगा हमको वो ज्यादा मिलेगा, ठीक। और सेम लैटिट्यूड पर लैंड में जो टेम्परेचर होगा वो हमको कम मिलेगा। कम मतलब 15 डिग्री, ठीक है, जो भी है। तो इधर 20 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है ना, ठीक है। इधर गर्म मिलेगा, ठंडा मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि हमारे स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ है। इन जनवरी आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड ओवर लैंड। अब ये देखिए, ये मान लो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, ठीक। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। अभी बताइए बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है लैंड में? तब क्योंकि ये देखो इधर जा रही है, डिप्रेशन बन रहा है, ये सब नीचे को जा रही हैं, ठीक। ये नीचे को जा रही हैं और ये इधर पोलवर्ड जा रही हैं। ये देखो ऊपर को जा रही है, ये ऊपर को जा रही है ना पोलवर्ड, और ये इक्वेटर वर्ड जा रही है, क्योंकि ऊपर को उठा हुआ कहाँ? ओशियंस में। ये ओशियंस में बताया ना मैंने, ठीक है। क्योंकि उसी सेम टेम्परेचर को पाने के लिए, इसी सेम टेम्परेचर को पाने के लिए इधर उसको नीचे और लैटिट्यूड में आना पड़ेगा, ठीक। तो इन जनवरी आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड ओवर लैंड, ठीक है, ओवर लैंड एंड पोल वर्ड ओवर ओशियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जनवरी का आइसोथर्म्स है, ठीक। आया समझ? तो ये आपका क्या है? ये ऊपर को जा रहा है, ठीक। ये तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। आया समझ में? कि हम लोग एस वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन, द आइसोथर्म्स विल बेंड टुवर्ड्स पोलवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर इन लैंड, ठीक, ओशंस में। तो पहले स्टेटमेंट सही है। इन जनवरी आइसोन्स आर वार्मर। ये क्या कह रहा है? जनवरी ओशंस वार्मर होते हैं देन लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने बताया कि जनवरी ओशन वार्मर होते हैं, तो वही चीज रिपीट कर रहा है। तो ये आपको सेकंड चीज वैसे ही मिल गई। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन्स वन स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो यू गॉट इट। मतलब सिंपल सी बात है ना, अब समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो इससे ये आइसोथर्मल का थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था। अगर मैं इसको बोल देता कि खाली लैंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से होता है, या ओशंस ज़्यादा गर्म होते हैं सर्दियों में और लैंड ज़्यादा ठंडे होते हैं,
तो आप लोग इसको समझ नहीं आता जब तक हम लोग इसको ड्रा नहीं करते। ये जैसे ऊपर उठ रहा है, ये नीचे ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से ये है, ये वार्मर था, ये कोल्डर था। इतने में आपको बात समझ हो जाए, आ जाएगी होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दोनों सही, बोथ स्टेज में करेक्ट, इंसुलिन स्टेन, ये सही है, एक्सप्लेनेशन। लैंड कूल्स क्विकली, ठीक है, जल्दी से ठंडा होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, ठीक। बिकम्स कोल्डर, ओशंस कूल स्लोली, वो बताया था, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, धीरे धीरे गर्म होती है। रिमेन्स रिलेटिवली वार्मर, रिलेटिवली हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बेंट टुवर्ड्स इक्वेटर, कोल्डर रीजन में, और ओशियंस बेंट टुवर्ड्स पोल और वार्म रीजन। अगर मैं आपको ये मैप डायग्राम नहीं बनाता तो आप इसको ये समझकर नहीं समझ पाते, इसलिए डायग्राम और मैप बनाने की जहां भी जरूरत होगी तो वी विल ट्राई टू मेक दैट मैप, सो यू विल बी able to understand the very technicalities of that concept. Differential heat of land and water controls isotherms patterns, ठीक। आइसोथर्म्स बताया इक्वल टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखाएं। ऐसी आइसोथर्म्स जैसे मैंने बता दिया है, आप मैंने जनवरी का ड्रॉ किया है, आप जुलाई का भी ड्रॉ कर सकते हैं, उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसी सेम टेम्परेचर को आप ड्रॉ करिए, उसी एक लैटिट्यूड में उतने में कितना टेम्परेचर मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, so you can draw that thing as well. So we'll try to analyze the third question, role of atmosphere, consider the following statements। चलिए समझते हैं। Without atmosphere temperature would be below freezing everywhere। ये कह रहा है कि जब बिना एटमॉस्फेयर के, बिना वायुमंडल के टेम्परेचर बहुत क्या हो जाएगा, मतलब फ्रीज, एकदम ठंडा हो जाएगा, ठीक है, वुड बी बिलो फ्रीजिंग, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाएगा, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट एंड मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर। फिर कह रहा है कि एटमॉस्फेयर जो होता है हम लोगों का क्या होता है, वायुमंडल, एक वायु का मंडल होता है, घेरा होता है, वो क्या करता है, जो हम लोग की हीट को ट्रैप कर लेता है, एक कंबल ब्लैंकेट की तरह, ठीक, वैसे काम करता है। आगे हम समझेंगे सही है नहीं। गैसेस लाइक CO2 ऑब्जॉर्ब एंड ट्रैप रेडिएशन, गैसेस जो होती हैं CO2, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करती है। गैसेस लाइक CO2 ऑब्जॉर्ब एंड ट्रैप रेडिएशन। अब समझते हैं स्टेटमेंट को। देखिए अगर हम लोग के एटमॉस्फेयर में, इफ विल सी आवर एटमॉस्फेयर, हाँ, तो द सोलर रेडिएशन इज कमिंग इन आवर अर्थ एंड इट इज कमिंग थ्रू क्रॉसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक, वो आता है। मान लीजिए अर्थ, ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो सन से क्या आएगा, सोलर रेडिएशन, ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक, ये सोलर रेडिएशन आ रहा है हम लोगों का, ये क्लाउड है, इनको क्लाउड समझना है आपको, ठीक है, ठीक, ये हम लोग का एटमॉस्फेयर है। तो सोलर रेडिएशन आता है, इसको सोलार रेडिएशन बोलते हैं। सोलर मतलब सन, और सन से आ रहा है तो सोलर रेडिएशन, ठीक है। अगर हम लोग को सोचे एटमॉस्फेयर ना हो तो हम लोग का क्या होगा, दिन में जो होगा, जो दिन में लैंड होगा वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर नहीं है, हम लोग का क्या होगा, दिन में बहुत गर्म हो जाएगा, मान लो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और रात को क्या होगा, रात को हम लोगों को क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो रेडिएट करेगी, इमिट करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो हमारी अर्थ है,
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसको टेरेस्ट्रियल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, जोवियन प्लेनेट होते हैं, आपने सुना होगा। टेरेस्ट्रियल इज रिलेटेड टू अर्थ। तो यहां से वो जाते हैं तो क्या होगा कि गर्म भी जल्दी हो जाएगी, मतलब दिन में तो बहुत गर्म हो जाएगी, और रात में क्या होगा, सारा रेडिएशन ये एमिट हो जाएगा। एमिट हो जाने से ये आता है हमारा शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में, और जो अर्थ से होता है वो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में वो एमिट होगा और एटमॉस्फेयर ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होगा। वो आ भी जाएंगी, निकल भी जाएंगी। कोई जैसे मान लीजिए आपका कोई गेट है, घर है, घर में गेट खुला हुआ है, ठीक है, दरवाजा ही नहीं है, तो एटमॉस्फेयर इज लाइक अ दरवाजा, दैट इज डोर। तो उस डोर की तरह है कि आपके घर में दरवाजा ही ना हो तो रेडिएशन क्या है, आएगी तो वो बहुत गर्म कर देगी, और रात को सारी रेडिएशन निकल जाएगी तो बहुत ठंडा कर देगी। ठीक, ऐसे ही इस तरह से है, आने के लिए कोई मतलब कवर नहीं है। वुड बी बिलो फ्रीजिंग एवरीवेयर। ठीक, ये सही है। एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट एंड मेंटेन्स अर्थ बैलेंस, यही है, ये ट्रैप हीट कर लेती है। ये दिन में तो रात मतलब रात में क्या होता है, ट्रैप कर लेती है इनको, ठीक है, ज़्यादा जाने नहीं देती है। तो यहाँ ये क्या होता है, टेम्परेचर वार्म रहता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का ये काम होता है कि वो ट्रैप किया रहता है। दिन में गर्म होते रहता है, फिर एमिट होना चालू होता है, गर्म होते रहता है, गर्म होते रहता है, क्योंकि दिन में डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आती रहती है, सनलाइट आती रहती है, तो इससे क्या होता है, गर्म हो जाता है। फिर वो रात में एमिट होती है, तो आपको देखते हैं रात को ठंडा हो जाए। अगर हम लोग को एटमॉस्फेयर ना हो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ठंडा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। गैसेस लाइक CO2 ऑब्जॉर्ब एंड ट्रैप रेडिएशन, जैसे CO2 वगैरह है, CO2 हुआ, वाटर वेपर हुआ, ये सब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस को करते हैं। तो ग्रीन हाउस गर्म गैस में क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन तो आ सकती है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं जा सकती हैं। वाई? बिकॉज दीज गैसेस आर प्रेजेंट लाइक CO2, वाटर वेपर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, ये सब करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हम लोग उसको टिक करें और आगे बढ़ जाएं, है ना। तो the way I want to make you understand the things, that you should understand the things in a deeper manner, जिससे चीज़ें समझ में आ जाएं। हम लोगों को खाली उसको टिक करके आगे बढ़ना मकसद नहीं है, ठीक है। ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आसपास इसके चीज़ें रिलेट हो जाएं। तो इसका आंसर, सॉरी, इसमें ठीक है, सही का तीनों सही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं। विदाउट एटमॉस्फेयर कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होगा। मैंने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बताया था कि क्या होता है, कि एक ऐसा दरवाजा है जिसमें शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से निकलती हैं, दैट कैन कम इन टू योर होम, बट दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड बिकॉज दे आर ट्रैपिंग with the effect of greenhouse gas effect, and the gases which suppose greenhouse gas effect is CO2, water vapor, and these are helping in creating the greenhouse gas effect. अर्थ वुड बी एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। एटमॉस्फेयर ट्रैप्स आउट गोइंग हीट मेंटेन्स मेंटेबिलिटी, वही बताया कि ट्रैप कर लेता है इसको, ठीक है। CO2 वाटर वेपर है, और ये जो अर्थ से निकलती है लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, और जो सन से आती है दैट इज शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट द रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन is in the form of short wave radiation, and the radiation which is coming from the terrestrial, that is in the form of long wave radiation. Okay, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इजली। क्या कह रहा है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय सोलर रेडिएशन। अब ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन से होता है हीट, तो नहीं, हम लोगों ने अभी बात की कि एटमॉस्फेयर जो हीट होता है दैट इज हीटेड बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहां पर सोलर रेडिएशन ना होकर क्या होगा, यहां पर होगा टेरेस्ट्रियल। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अर्थ जो निकलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन,
और अगर यहाँ पर लिखा होता एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय सोलर रेडिएशन की जगह लॉन्ग वेव रेडिएशन लिखा होता तो भी सही था, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन लिखा होता या टेरिटोरियल रेडिएशन लिखा होता, ये आपको चीज को मेंटेन करनी है, ठीक है। लॉन्ग वेव आप इस लोग को नोट कर लेंगे, यू हैव टू रोट राइट डाउन इन योर कॉपी, दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन, ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करते हैं। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है, वही मैंने बात बोली है ना, ग्रीन हाउस गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करती हैं, सिंपल है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आसपास की चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। खाली हमारा मकसद पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि हमको टिक करना है बस। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेसमेंट, पहले बोथ स्टेटमेंट तो गलत है ही नहीं, पहला तो गलत ही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये जो वो कह रहा है दोनों सही है। वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, हम मतलब पहला पता सब मतलब क्लियर हो जाएगा। वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक। आया समझ में आपको। टेरिटोरियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन की अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोगों को टेम्परेचर क्या हो जाता, बहुत ही दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता, इसलिए एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए मेंस में कि व्हाई एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, so you have to raise this point in your answer, that why, what is the significance of this atmosphere is, and this is how earth is unique, we are having this atmosphere that traps the gases, traps the heat as well. Atmosphere is not heated directly by solar radiation, it is mainly heated by terrestrial radiation, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जॉर्व लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर थोड़ा सा इसमें फिगर बनेगा, हल्का सा बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, ऐसे नॉर्मल समझिए आप, ठीक है। इक्वेटर से, हाँ इक्वेटर की हम लोग बात कर रहे हैं पहले, तो पहले आपको क्या मिलेगा, पहले आपको क्या मिलेगा ट्रोपोस्फियर, लोग जानते होंगे। फिर क्या है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आपको क्या मिलेगा एक्सोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हम लोग अगर बात करते हैं 0 डिग्री पर, तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, इक्वेटर, यहां पर कन्वेक्शन करंट्स मैंने अभी बताया था पहले, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द हाइट ऑफ कन्वेक्शन करंट इज मोर इन इक्वेटोरियल रीजन। बहुत कन्वेक्शन करंट की हाइट कितनी होती है, लगभग 18 किलोमीटर, ये वैरी करता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये कोई फिक्स कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स नहीं है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, वैरी करती हैं, ठीक। sometimes is 16 kilometers, sometimes is it 17, sometimes 15 also, 18, 20 sometimes, so this is how it varies according to the intensity of convection currents। तो इक्वेटोरियल में स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं, so due to this strong convection currents the height of troposphere is more in इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में हाइट कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होगी, ज्यादा होगी,
तो 18 किलोमीटर तक हो जाती हैं। और पोल्स में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स नहीं चलते हैं। आप पोल जानते हैं कि वहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, ऑलमोस्ट फ्रिजिड कंडीशन में रहता है और बहुत कम रहता है। ड्यू टू दिस रीजन द हाइट ऑफ कन्वेक्शन करंट इज लेस इन पोल्स। यहां पर कितना होगा, ये इक्वेटर है, ठीक, और 8 किलोमीटर, 8 या 10 किलोमीटर लगभग ये आपकी पोल्स में होती है, ध्रुवों में होती है, ठीक है। 18 किलोमीटर इक्वेटर में होती है और पोल्स में कम होती है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ट्रोपोस्फेयर इज थिकर टू इक्वेटर, समझ गए आप, ठीक है। ये 18 से 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ठीक। फिर आपको 20 से 35 आपको ओजोन मिलेगा, ठीक। और फिर आपका ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर रहेगा 50 किलोमीटर तक, 50 से 80 रहेगा थर्मीजोस्फीयर, 80 से 640 तक थर्मोस्फीयर रहेगा, उसी में आयनोस्फीयर आता है, और एक्सोस्फीयर जो उसमें बाहर कल होता है। ये आपका इस तरह से डिवीजन होता है। दूसरा जो एटमॉस्फेयर का डिवीजन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर में कुछ गैसेस मिलती है, फिर उसके बाद हेट्रोस्फीयर, उनका गैसेस का वर्टिकल डिवीजन हो जाता है। हाइड्रोजन लेयर होती है, हीलियम, ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। Troposphere thicker equator, strong convection currents at equator, सही है। Which one is correct? तो both statement correct and explains statement। आया समझ में, सिंपल था ना ये, कि यहाँ पर थिकर था और क्या रीजन था मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करंट, की कनेक्शन करंट ही की वजह से ये वही रीजन है। दिस इज द रीजन व्हाई द थिकनेस ऑफ द इक्वेटर मैटर्स। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 16 से 18 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे वेरी करता है। मोर हीटिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करंट, ग्रेटर वर्टिकल एक्सपेंशन, ठीक है। आपको टेम्परेचर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको हाई टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, आपको इक्वेटर पे देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर में बारिश ज़्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में बारिश नहीं होती है ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ एयर। और उसमें क्या चाहिए, एयर को उठना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, बैठेगा तो वो क्या होगा, बारिश नहीं होगी, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, ग्रेटर वर्टिकल एक्सपेंशन। हाँ, फिर देखो हम लोग को क्वेश्चन आ गया आइसोथर्म से, समताप रेखाओं से। इसका आप लोग आंसर खुद ही समझ लेंगे, ये कोई है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स में दे वांट टू कंफ्यूज इन एग्जाम, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस सो दैट यू कैन इजीली गेट ट्रैप्ड इन देयर। इसलिए इनका पर्पज है दैट दे वांट टू आस्क, दे आर आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आइसोथर्म्स डेविएट नॉर्थ ओवर ओशियन, ये जो आइसोथर्म्स है डेविएट नॉर्थ ओवर ओशियन, साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। जनवरी में बताया था हम लोगों ने। यहाँ पर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेम लेटीट्यूड में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमने बताया था, मान लो इंडिया है, ठीक, यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, और यहाँ पर 5 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री मिलेगा। अब 15 डिग्री का आइसोथर्म्स हमको मिलाना है, तो ये ऐसे जाएगा, ये देखो यहाँ पर मिलेगा पॉइंट, वो 10 डिग्री वाला थोड़ा नीचे मिलेगा, 5 डिग्री वाला नीचे मिलेगा, और 0 डिग्री वाला और ऊपर। तो देखिए बन गया, तुरंत हम लोगों ने आइसोथर्म्स ड्रॉ कर लिया। तो आइसोथर्म्स डेविएट नॉर्थ ओवर एशियन, नॉर्थ की ओर डिवेट कर रही हैं, साउथ ओवर कॉन्टिनेंट, ये साउथ की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोगों की कॉपी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये साउथ नॉर्थ की तरफ बेंड हो रही है, ये साउथ की तरफ हो रही है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट से पढ़ने का फायदा, और थोड़ा सा मैप का और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। और ज्योग्राफी आपको ऐसे ही पढ़ना है, एटलस यूज करना ही करना है, आपको मैप्स भी देखना है। गल्फ स्ट्रीम मेक्स नॉर्थ अटलांटिक कोल्डर, मैं बता दूं आपको कि गल्फ स्ट्रीम इज नॉट अ कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट।
और गल्फ स्ट्रीम आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास वहाँ पर मिलेगी आपको, वहाँ से जाती है और आपको वेस्टर्न यूरोप के पास पहुंचेगी। तो ये गर्म पानी लेके जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, और वहाँ पर गर्म पानी छोड़ देती है वहाँ पर, तो गर्म करती है ना कि ठंडा करती है। ठीक, तो नॉर्थ अटलांटिक को कोल्डर नहीं वार्मर, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओशन करंट्स का और साथ में समुद्री जलधाराओं का और समताप रेखाओं का, दिस इज द मिक्स कॉन्सेप्ट दैट दे हैव आस्क्ड, तो वन ओनली। और यूपीएससी में कितना भी आपसे वन ओनली, टू ओनली ऐसे पूछे अगर, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजली। ठीक, क्या रहा है स्टेटमेंट वन करेक्ट, सेम लॉजिक है क्वेश्चन टू। ठीक है, वही चीज हम लोगों ने जो पढ़ी थी, गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म ओशन करंट नॉट कोल्ड। ठीक है, हम लोग बता भी दिया, आप देखेंगे यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कनाडा, यूएसए आपका, ये आपका कनाडा है। तो यहाँ से जाती हैं ये नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम जाती है, और यहाँ पर से गर्म पानी लेके जाती है ऊपर ठंडी जगह में, तो वहाँ पर गर्म करती है। तो इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पर चलिए, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नीचे आपका सेंट्रल अमेरिका, पनामा वगैरह रीजन, और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका ऐसे नीचे मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे इधर आपको वेस्टर्न यूरोप मिलेगा, और यहाँ पर आपको अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी, और ऐसे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टाइम। हाँ, और ज्योग्राफी में टाइम तो लगेगा ही। वाटर वेपर अमाउंट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, ये कह रहा है कि अमाउंट, सिंपल सी बात है, जब पानी जैसे आप एवेपोरेशन हो रहा है, तो एवेपोरेशन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, आपका जो वाटर वेपर का अमाउंट है घटता जाएगा, है ना, नीचे ज्यादा पानी रहेगा ना, फिर ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। मैक्सिमम एट पोल्स, कह रहा है कि पोल्स में मैक्सिमम होती है। पोल्स में मैक्सिमम कब से हो गई, क्योंकि पानी तो सबसे ज्यादा कहां पर है, इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है, ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक, तो वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन होता है, जब इवेपोरेशन होगा तब वाटर वेपर होगा। तो इवेपोरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि इंसुलेशन जो होता है पोलर रीजन में, वर्टिकल रेज पहली क्लास में लोग पढ़ता है, वर्टिकल रेज ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती हैं, और सन का जो सदर्न साइकिल है, नॉर्दर्न साइकिल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही होता रहता है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम टेम्परेचर आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, नॉट इन टेम्परेट रीजन और पोल्स। तो अमाउंट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, सही है ये बात। मैक्सिमम एट पोल्स गलत है, ये इक्वेटर में होता है। ठीक, कह रहा है वाटर वेपर डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड इंटेट मैक्सिमम एट इक्वेटर नॉट एट पोल्स। ठीक, मैंने पोल्स में बताया, क्योंकि पोल्स में जो पानी का कंसंट्रेशन आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो पानी का भी कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, और टेम्परेचर भी हाई रहते हैं। ठीक, ड्रॉप आप पूछेंगे ड्रॉप का हाई प्रेशर बेल्ट में क्यों नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर तो और ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है बट पानी नहीं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट ना ज़्यादा है। वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्लस इवेपोरेशन, टेम्परेचर भी होना चाहिए प्लस इवेपोरेशन होना चाहिए, इवेपोरेशन के वाटर बॉडीज भी होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन है 8वां, क्लाइमेट टाइप क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट टाइप क्लासिफिकेशन में भी इसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट क्लाइमेटिक टाइप। तो दिस इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, लो एनुअल एंड डेली टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो जो जो टेम्परेचर रेंज है लो है, बहुत कम है, तो आपको टेम्परेचर रेंज कम कहाँ पे मिलती है, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट टेम्परेचर रेंज इज वेरी लो इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में
दिन में टेम्परेचर और रात में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक, क्योंकि इक्विनॉक्स भी वहाँ पे होता है, बर्बन इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, वो जो होता है वो आपका इक्वेटोरियल रीजन में ही होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। रेन फॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक, यहाँ तक तो इक्वेटोरियल करंट की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लेकिन आगे जो बता रहा है, जो थर्ड पॉइंट है, रेनफॉल जो कह रहा है 50 से 250 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को देखना है इक्वेटोरियल में क्या होता है, चाइना टाइप, चाइना टाइप में विंटर ड्राई रहता है, तो ये तो होगा नहीं। ह्यूमड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमड सब ट्रॉपिकल में भी आपको नहीं होगा। क्या इंडिया में साल भर बारिश होती है? नहीं, समर्स में होती है ना ज़्यादा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हम लोगों के पास बचा इक्वेटोरियल और मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट ईस्टर्न रीजन चाइना में पाया जाता है, ठीक है, इक्वेटोरियल। तो जो डिफरेंस आएगा कि इक्वेटोरियल, आपके पास ऑप्शन बचा है ए और डी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा कि मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होगा, या इसे ही ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है, मैरीन वेस्ट कोस्ट या ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल रीजन में साल भर थ्रू आउट द ईयर जो होगी 200 सेंटीमीटर से बारिश नीचे होगी ही नहीं, तभी आपको वहां पर बहुत बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। यू विल सी वेरी बिग ट्रीज इन इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट ईयर है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कभी 100 सेंटीमीटर हो गई, कभी 150 सेंटीमीटर हो गई, कभी 200, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज रहता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का। आपको समझ में आया कि इसमें क्यों है अंतर। इक्वेटोरियल अगर होता, ये अगर 50 से 250 नहीं होता है, खाली यहाँ पर 200 से या 250 के बीच में होते ही, तो ये हो जाता, ये वाला सही होता है, इक्वेटोरियल होता पहला, लेकिन इसमें 50 से लिखा है। इस तरह से हाउ ब्यूटीफुली यूपीएससी फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो मैंने ये भी बताया कि क्यों इसका, तो इससे आपको टेक्निकलिटीज समझने की जरूरत है। अब आ गया हमारा कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स के बारे में कह रहा है कि इंक्रीजेस विद विंड वेलोसिटी, मैक्सिमम एट पोल्स, 0 एट इक्वेटर। तो जो हमारा कोरियलिस फोर्स है अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, ठीक। विंड वेलोसिटी भी डिफरेंट करता है, जैसे जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ती है तो कोरियलिस फोर्स भी बढ़ता है। मैं बता दूं कोरियलिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पर 0 होता है ऑलमोस्ट। कोरियलिस फोर्स ये आपका 0 होगा इक्वेटर पर। मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता जाएगा, और बढ़कर ये पोल्स पर मैक्सिमम पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम एट पोल्स, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, दैट इज 90 डिग्री, ठीक। ये मैक्सिमम होता है, इंक्रीजेस विद विंड वेलोसिटी, मैक्सिमम एट पोल्स, 0 एट इक्वेटर, ये बात दोनों सही है। और आपको ये याद रखना है कि कोरियलिस फोर्स जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई द कोरियलिस फोर्स हैपेंस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो द रीजन बिहाइंड इट फॉर द कोरियलिस फोर्स इज अर्थ रोटेशन, दिस इज द रीजन, ये रीजन है अर्थ के कोरियलिस फोर्स का, ठीक। और अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, और फेरल उसमें क्या बताते हैं कि द विंड्स विल डिफ्लेक्ट राइटवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे राइटवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्टवर्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये लेफ्टवर्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्टर विंड होगी, ज्यादा ग्रेट डिफ्लेक्शन होगा, और यही कोरियलिस फोर्स की वजह से ही साइक्लोन में बहुत मदद मिलती है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो स्पिन के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए डोल्ड्रम्स वाले रीजन में 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, इस रीजन में साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते हैं। क्यों नहीं डेवलप होते हैं?
बिकॉज कोलियस फोर्स कम होता है। कोई आपसे पूछे कि कोलियस फोर्स डोल्ड्रम्स में क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ कोलियस फोर्स, वहां कोलियस फोर्स कम होता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। जीरो डिकेटर मैक्सिमम एट पोल्स। अब लैंड ओशन टेम्परेचर कंट्रास्ट के बारे में है, ये भी आप बता देंगे। टेम्परेचर कंट्रास्ट ग्रेट इन समर, वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, लोगों को तो बहुत लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सब इंटरलिंक है। अगर एक बार आपने थॉरोली पढ़ लिया और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन मोर डिटेल्ड वे एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू टैकल द क्वेश्चंस इन एग्जाम। वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सही है। टेम्परेचर कंट्रास्ट ग्रेटर इन समर, ये भी है, क्योंकि आप देखेंगे मैंने वही जो बात हम लोगों ने की थी कि जो दिन में है टेम्परेचर, गर्मियों में देखा जाए दिन में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत 50 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब 50 मतलब 47-48 डिग्री तक पहुंच ही जाता है बहुत जून के महीने में। लेकिन आप देखेंगे रात में कंपेरेटिवली काफी ठंडा हो जाता है। इस तरह से आपको टेम्परेचर कंट्रास्ट मिलेगा। लेकिन आपको सर्दी में देखने नहीं मिलेगा कि आपको रात बहुत ठंडी हो गई और दिन बिल्कुल गर्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं रहेगा। रातों में दिन भी ठंडा रहेगा, रात भी गर्म रहेगी, कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी दिस। तो टेम्परेचर कंट्रास्ट ग्रेटर इन समर, टेम्परेचर कंट्रास्ट क्या है, ग्रेटर इन समर है। द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन्स वन स्टेटमेंट। ठीक, क्यों है, क्योंकि वाटर हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, तो सीजन वाइज भी दे सकते हैं टेम्परेचर क्रस्ट का, टेम्परेचर रेंज का। ठीक, और वाटर का भी देख सकते हैं, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। पानी को देखेंगे कि आपको गर्मी में जब आप देखते हैं नहाने के लिए, तो गर्मी में आपको ठंडा पानी मिले रहेगा, वो आपको जो गर्म रहेगा। और सर्दियों में आप देखेंगे तो जो वाटर रहेगा आपको गर्म लगेगा, नॉर्मल जो वाटर रहेगा टैप वाटर, तो आप उसको यूज करते हैं, तो इसी वजह से है। ठीक। लैंड हीट्स कूल्स क्विकली, ये लोग हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नाउ इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। इस तरह से आप डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को और थोड़ा सा इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, और मैं अगर इस इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें और आसान लगेंगी, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब आइसोथर्म से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको गलत नहीं करना, आइसोथर्म से रिपीटेड क्वेश्चन से ये पूछ सकते हैं। हाई क्लाउड्स रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन। हाई क्लाउड कौन से क्लाउड होते हैं, पहले आप ये जान लेते हैं कि हाई क्लाउड कौन से हैं। हाई क्लाउड सिरस क्लाउड होते हैं, ठीक है, सिरस। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए भैया हाई क्लाउड्स कौन सा है। You have to also know that high clouds are cirrus clouds and they are found at higher altitude, higher elevation. So this is cirrus cloud. ठीक है, cirrus cloud। और सबसे नीचे जो होते हैं ये आपके स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं। मिडिल वाले क्या होते हैं, अल्टो होते हैं। ठीक, तीन कैटेगरी होती हैं, एक cirrus होता है, एक अल्टो होता है, एक स्ट्रेटस होता है। स्ट्रेटस सबसे नीचे होता है। cirrus में आपको दो कैटेगरी होती हैं, क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब, क्यूमुलस मतलब होता है गुच्छेदार, जैसे कॉटन होती है ना, रुई, ऐसे बहुत सारी, तो आप देखते हैं रुई की तरह बादल होते हैं, इसको क्यूमुलस बोलते हैं। ठीक, और स्टेटस लेयर की तरह, एक पतली 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 लेयर की तरह रहते हैं, तो ऊपर सिरस मिलते हैं। ऑल्टो में भी एक क्यूमुलस होगा, स्ट्रेटस होगा, स्ट्रेटो में भी स्ट्रेटो क्यूमुलस स्ट्रेटस। ठीक, क्यूमुलो निम्बस नीचे वर्षा का बादल होता है। इस तरह से इनका कैटेगराइजेशन भी पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। हाई क्लाउड्स रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, तो पतले पतले हैं तो ये तो रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं, वो नीचे आने देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। लो क्लाउड्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तभी ये हीट रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। ठीक, इस तरह से चीजें हो जाएंगी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग को जेट स्ट्रीम से, जेट स्ट्रीम थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तो इससे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, सिंपल उसके फीचर से पूछेगा।
तो जेट स्ट्रीम्स ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब ओनली वर्ड आ जाए तो थोड़ा आपको कॉन्शियस हो जाना है कि ओनली पूछ रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं हो सकती? गलत है ये। सदर्न हेमिस्फीयर में भाई मिलेंगे। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप आई, ये ट्रू बात। सारे साइक्लोन्स में आई नहीं होती हैं, ठीक है। आई कहाँ पे होंगी? जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो रहेगा, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा, तभी तो आई इज कोल्डर देन सराउंडिंग्स। कोल्डर नहीं होगा, वार्मर होगा, तभी तो टेम्परेचर हाई रहेगा। और साइक्लोन्स के लिए कंडीशन क्या मस्ट होती हैं? साइक्लोन्स के लिए कंडीशन यही मस्ट है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो साइक्लोन डेवलप ही नहीं होगा। लो प्रेशर, जहाँ पर हाईली लो प्रेशर होता है, ठीक है, वहाँ पर आपका साइक्लोन डेवलप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और मैंने बताया था कि जो आपका डोल्ड्रम्स है 0 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, वहाँ पर आपको आपको देखने को नहीं मिलेगा साइक्लोन, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोरलिस फोर्स बहुत कम है। तो सारी चीज़ें क्या होती है, आई इज कोल्डर देन सराउंडिंग, नहीं वार्म ऑफ दैट, तो उसका टू ओनली हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जेड स्ट्रीम दोनों में होती हैं। सब में आई नहीं होती है, कुछ ही में होती है। जो स्ट्रांग होते हैं पूरा आई इज वार्मर नॉट कोल्डर। और साइक्लोन स्ट्रांग कब होगा? जब बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर कब होगा? जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। इन्वर्सली रिलेटेड है ना, हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लीड्स टू हाई प्रेशर। और एंटी साइक्लोन उल्टा होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? हाई प्रेशर इन द सेंटर, ठीक है, एंड लो प्रेशर आउटसाइड। एंड साइक्लोन में हाई प्रेशर, लो प्रेशर इन द सेंटर एंड हाई प्रेशर आउटसाइड। तो चीजें क्या होती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, कन्वर्ज करती हैं, सारी एक जगह इकट्ठा होती हैं। हम लोग 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसे 13वीं हो जाएगी इसकी। वाई ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स? ये कह रहा है कि जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, जो ओस की बूंदें हैं, वो क्लाउडी नाइट्स, जब बादल होता है, मतलब क्लाउड रहते हैं, बहुत घने बादल रहते हैं, ये को बदली बोलते हैं, तो क्यों नहीं होती हैं ओस की बूंदें? इसका हम लोग कहते हैं, इससे हम लोग बड़ा समझते हैं। क्लाउड्स एब्जॉर्ब रेडिएशन, क्लाउड्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट अर्थ रेडिएशन, लो टेम्परेचर और विंड डिफ्लेक्शन। लो टेम्परेचर वाला तो रीजन है ही नहीं, विंड डिफ्लेक्शन ये भी नहीं है। अब देखिए हम समझते हैं कि क्या होता है जब क्लाउडी नाइट्स होती हैं। तो क्लाउडी नाइट्स में मान लो घने बादल हैं, एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके बादल हैं, ठीक है, ये अमीबा की तरह आपको बादल मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका सन है, रात में तो सन नहीं रहेगा, मान लो मून है, ठीक। ये आपका मून है, ये आपका लैंड है। ठीक। तो रात में मैंने बताया था कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में ये जाएंगे ऐसे 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 ऐसे। इनको मिल गई ये क्लाउड, क्लाउड बोले तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर रुको बहुत ज़्यादा क्लाउड है, इनको रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं तुम लौट जाओ ऐसे। जो ऊष्मा के फॉर्म में जाना चाह रही थी, अगर ये क्लाउड नहीं होते, क्लाउड नहीं होते तो इस तरह से ये चीज़ें स्टक हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्लाउड की वजह से बस थोड़ा सा क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स क्या है, स्टक हो जाएंगे। यहाँ क्लाउड्स क्या होंगे, उनको रोक लेंगे। अभी क्लाउड्स रोक लेंगे तो रिफ्लेक्ट कर दिया, इस तरह से ये भी जा रहे हैं, इनको भी ऐसा कर दिया, ये गए, इनको भी रोक लिया, ठीक। तो वर्डिंग विधान है, क्लाउड्स ऑब्जॉर्ब रेडिएशन, ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये गए, ये भी ऐसे लौट आए, तो जो जा रहे हैं वो लौट आ रहे हैं, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग।
तो इस तरह से क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और रिफ्लेक्ट किसको करते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, पार्थिव विकिरण हिंदी में, ठीक है, पार्थिव विकिरण को इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि सोलर रेडिएशन को, और इस तरह से वो हो जाते हैं। तो आप लोग सुने होंगे गाँव में कभी बोलते हैं कि आज मतलब बादल हैं तो गर्मी बढ़ गई है, मतलब रात में बादल हैं तो गर्मी लग रही है, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। उनको पता नहीं होता, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसके चीज़ों को तो समझते ही हैं इंपेरिकल एक्सपीरियंस से। तो ये चीज़ें गर्म हो जाता है इस तरह से। तो ड्यू कब बनेगा? तो ड्यू फॉर्मेशन कब होगा? जब गर्म हो जाएगा। तो फिर ड्यू कैसे बनेगा? ड्यू बनेगा ही नहीं। ड्यू के लिए आपको कंडेंसेशन चाहिए, कंडेंसेशन होगा नहीं, ठीक। वाटर वेपर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कैसे कन्वर्ट होंगी? तो लो टेम्परेचर, ये भी विंड डिफ्लेक्शन नहीं है, क्लाउड रिफ्लेक्ट रेडिएशन, ठीक है। ड्यू फॉर्म्स व्हेन सरफेस कूल्स एट नाइट, तो कूल्स ऑन क्लाउडी नाइट्स, क्लाउड रिफ्लेक्ट बाय अर्थ रेडिएशन, सरफेस डज नॉट कूल इनफ। अरे कूल कैसे होगी जब गर्म कर दिया, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। थंडरस्टॉर्म, थंडर इज प्रोड्यूस्ड बाय मीटिंग ऑफ क्लाउड, सिंपल क्वेश्चन है। करके जब क्लाउड आपस में मिलते हैं, थंडर, जो थंडर गर्जना होगी कैसे होगी? क्लाउड मिलने से नहीं होती, क्लाउड तो बहुत मिलते रहते हैं हम लोग को, ये गलत हो गया। लाइटनिंग सेपरेशन, ये भी नहीं होगा। लाइटनिंग हो सकती है, लेकिन थंडर जो होगा, थंडर अपवर्ड एयर मूवमेंट, अपवर्ड एयर मूवमेंट से भी नहीं होगी ये, तो किसी से नहीं होगा फिर, ठीक। ठीक, हालांकि कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, अपवर्ड एयर मूवमेंट रिक्वायर्ड है थंडर स्टॉर्म के लिए, ठीक। फिर तो तेजी घने घने काले बादल आप लोग देखते होंगे, गर्मी में अचानक से बहुत तेज आंधी की तरह चलती है और अपवर्ड एयर मूवमेंट होता है और काली काले घने बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। दैट इज हाउ द थंडर स्टॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर थंडर, गर्जना के लिए, गराज के लिए, इसके लिए नहीं है। थंडर, थंडर, इस तरह से हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और आने वाले समय में हम लोग ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इनको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी और बची हुई क्लासेस हैं उनको और डिटेल में आने वाले समय में हम लोग एग्जाम से पहले और अच्छे से एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर लेंगे हम लोग, तो उसे कंप्लीट करा देंगे। और जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोगों को मैंने जियोमॉर्फोलॉजी बता दिया, ओशनोग्राफी बता दिया, इनको मिक्स करके आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए दैट हाउ द थिंग्स विल वर्क, और आपको ये चीज़ें से आसान हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यू कैन मैसेज मी, और आई विल आंसर यू दैट क्वेश्चंस, आई विल आंसर दैट, ओके। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जल्दी मिलेंगे। और आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो भी बची हुई क्लासेस होंगी हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे, और अच्छे और एग्जाम से जितना नज़दीक में आप पढ़ोगे उतना ही माइंड में आपकी चीज़ें हिट करेंगी, और वो चीज़ें आप पढ़ते जाइए अपने स्तर पर, वो और चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प ही करेंगी, क्योंकि आप नज़दीक पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगी। थैंक यू।